हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 38, जिसमें हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से मौर्य साम्राज्य। इससे पहले मैंने आप लोगों को 37 टॉपिक कंप्लीट कराया, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और इन सभी का पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर अपलोडेड है, तो वहां से आप रिवीजन करने के लिए डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। मौर्य प्रशासन में संविधाता का मुख्य कार्य क्या था? संविधाता का मुख्य कार्य क्या था? तो यहाँ पे कह सकते हैं राजकोष का संरक्षण करना इनका मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सेकंड प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि संधाता राजकीय कोष और भंडार, जो भंडार गृह का, उसका मुख्य संरक्षक होता था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सत्य बताना है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि मौर्य प्रशासन से यहाँ पर अगर देखा जाए संधाता, तो ये राजकोषाध्यक्ष यानी कि राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, जिसका मुख्य कार्य होता था राजकीय कोष और अन्नागार की देखभाल करना और उसे सुरक्षित रखना। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है सेकंड पॉइंट में देखने को मिल रहा है समाहर्ता। समाहर्ता का मुख्य कार्य साम्राज्य के राजस्व का संग्रह करना था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका मुख्य कार्य पूरे साम्राज्य से लगान और अन्य करों को एकत्रित करना तथा बजट तैयार करना। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि समाहर्ता का कार्य क्या था, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव उपधा परीक्षण के माध्यम से किया जाता था। अब ये उपधा परीक्षण क्या था, इसे समझिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मुख्यमंत्री यानी आमत्य और मंत्री परिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति से पहले उनके चरित्र की गहन जांच की जाती थी, उसे ही उपधा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है, उपधा परीक्षण कहा जाता था। इसके माध्यम से उनकी योग्यता और निष्ठा को परखा जाता था। तो यहाँ पे कह सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। ठीक है, और अगर आज भी अगर इसी तरह से नेताओं के बारे में जानकारी मिले, उपधा परीक्षण कराया जाए, तो काफी बेटर रहता। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, और ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? देखिए, मेरे एप्लीकेशन पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटी हो, साइंस के भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने नोट्स फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए। तो जिन लोगों को नोट्स चाहिए, आप वहां पर जाकर के अच्छे तरीके से नोट्स फॉर्मेट में रिवीजन कर सकते हो। मैं बार बार नहीं बताता हूं, क्योंकि एक ही चीज को मुझे रिपीट करना पसंद नहीं है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है सीता से क्या तात्पर्य है, तो करेक्ट आंसर बनेगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यहाँ पे कह सकते थे, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त सबसे आम भाषा जो कि प्राकृत है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख जो कि प्राकृत भाषा में है, उत्तर पश्चिम भारत को छोड़कर लगभग पूरे उपमहाद्वीप में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये पॉइंट करेक्ट है। सेकंड क्या आता है कि अफगानिस्तान में पाए गए शिलालेख केवल ग्रीक लिपि में है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अफगानिस्तान जैसे कि कंधार में पाए गए शिलालेख केवल ग्रीक में नहीं, बल्कि द्विभाषी और द्विलिपिक, यहाँ ग्रीक और अरमाइक दोनों भाषाओं की लिपियों का उपयोग किया गया। तो ये सेकंड पॉइंट गलत है। थर्ड आता है कि जेम्स प्रिंसेप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे अगर देखें कि असत्य क्या होगा, तो केवल और केवल 2 असत्य है। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, अशोक के अधिकांश शिलालेख जो कि प्राकृत भाषा में ही मिलते हैं, तो पहला पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि खरोष्टी लिपि का उपयोग जो है उत्तर पश्चिम भारत के शिलालेखों में किया गया था। ये भी हमने जस्ट अभी ऊपर में बात किया कि उत्तर पश्चिम भारत जैसे कि वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित जो भी शिलालेख थे, वो खरोष्टी लिपि में देखने को मिलता है। खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में अरमाइक और ग्रीक लिपियों का भी उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आता है कि मौर्य प्रशासन के केंद्र में आमत्य कौन थे?
आमत्य की बात करें तो उच्च प्रशासनिक अधिकारी को आमत्य कहा जाता था। अभी ऊपर हमने देखा था मुख्यमंत्री जो भी थे उनको भी कहा जाता था। तो फिलहाल यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अशोक का रुक्मिणीदेयी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? अशोक का रुक्मिणीदेयी जो लेख है वो बुद्ध के जन्म से, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिए कौन सा कथन असत्य है। तो पहला पॉइंट है कि मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत था। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि मौर्य प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था, जिसमें सर्वोच्च शक्ति राजा के पास होती थी और उसकी सहायता के लिए एक विशाल नौकरशाही तंत्र यानी मंत्री परिषद मौजूद था। पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड कि अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो हम अशोक के जब शिलालेखों के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी और इनका मुख्य कार्य था कि समाज में नैतिकता और धर्म का प्रचार करना और लोगों के कल्याण की देखरेख करना। सेकंड करेक्ट। थर्ड आता है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ पर ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि मौर्य काल में तक्षशिला उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में जाना जाता था। राइट, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी करेक्ट है। और चौथा आता है कि अशोक के सभी शिलालेख केवल ब्राह्मी लिपि में थे। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी के अलावा खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपियों में भी हमें देखने को मिलता है। तो डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य सैन्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पहला है कि मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य गतिविधियों के समन्वयन के लिए 30 सदस्यों की एक परिषद थी। तो ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट करेक्ट कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में कहा गया है कि मौर्य सेना का प्रशासन 30 सदस्यों की एक मंडल द्वारा किया जाता था और यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, तो यह पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड की बात करें तो यह परिषद 6 समितियों में विभाजित था जिसमें 5 सदस्य होते थे। राइट, और देखिए नौसेना मौर्य सेना का व्यवस्था का हिस्सा नहीं था। यहाँ पर यह पॉइंट गलत होगा क्योंकि मौर्य काल में एक संगठित नौसेना मौजूद थी। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित 6 समितियों में से पहली समिति का कार्य नौसेना का प्रबंधन करना ही था। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नवाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है जो बंदरगाहों और जलमार्गों का नियंत्रण करता था। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत होगा और अगर सही कुट देखना है तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है कि एग्रोनोमाई जो होते थे वो मौर्य काल में किस क्षेत्र के अधिकारी थे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी को भी पता होगा ये प्रश्न कितना बार पूछा गया। तो मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। अशोक के शिलालेखों में उसका नाम प्रियदर्शी मिलता है, लेकिन किस शिलालेख में उसका नाम अशोक स्पष्ट रूप से लिखा गया? तो मास्की और गुर्जरा जो है इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है, ऑप्शन बी होगा। अगला है कि अशोक के धम्म के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, क्या कह रहा है कि इसमें बड़ों के प्रति सम्मान और दासों के प्रति दया शामिल थी। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ये पॉइंट भी करेक्ट है कि धम्म के सिद्धांतों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए अशोक ने धम्म महामात नामक एक विशेष श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट आता है। तीसरा है कि धम्म का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म को अनिवार्य राजकीय धर्म बनाना था। ये गलत है, क्योंकि धर्म का उद्देश्य बौद्ध धर्म को अनिवार्य राज्य के धर्म बनाना नहीं था। हालांकि अशोक स्वयं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उसका धर्म सर्वसमावेशी था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सही सूत्रता को बढ़ावा देना और विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के बीच सद्भाव स्थापित करना था, ना कि बौद्ध धर्म को अनिवार्य रूप से राजकीय बनाना। तो ये तीसरा पॉइंट पूरी तरह से गलत है और अगर सत्य की पहचान करना तो 1 और 2 को टिक करेंगे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था और संचरा, ऑप्शन ए। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सामाजिक नैतिकता और शांति, ऑप्शन बी। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के बारे में विचार करें। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला पॉइंट है कि शिलालेख 13 कलिंग युद्ध का वर्णन या फिर विवरण देता है।
जो कि बिल्कुल करेक्ट भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का विवरण देता है। यह युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म की ओर झुकाव का भी वर्णन करता है। राइट। सेकंड आता है कि अशोक का जो शिलालेख पहला है पशु बलि का प्रतिबंध लगाने की घोषणा करता है। ये भी करेक्ट है। इसमें उत्सवों के दौरान पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई और राजकीय रसोई में भी केवल 2 मोर और 1 हिरण के वध की समिति अनुमति का उल्लेख है। तो ये पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा है कि शिलालेख 7 धम्म महामात की नियुक्ति का उल्लेख करता है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि धम्म महामातों की नियुक्ति का उल्लेख 5वें शिलालेख में मिलता है, और जबकि 7वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और आत्म संयम पर जोर देता है। तो यहाँ पर सही के रूप में 1 और 2 को देखेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है कि मौर्य प्रशासन के अनुसार पढ़ क्या था। तो पढ़ एक तरह का चांदी का सिक्का हुआ करता था, ऑप्शन बी होगा। अशोक के किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का स्तंभ लेख जो है वो कौसंबी का स्तंभ लेख को कहते हैं रानी का अभिलेख, ऑप्शन ए। मौर्यकालीन आर्थिक प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सीता राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय थी। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। बलि एक प्रकार का स्वैच्छिक धार्मिक कर था। तो ये ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में जो बलि था एक अनिवार्य धार्मिक कर था, और यहाँ पे देखिए स्वैच्छिक लिखा गया, जबकि एक अनिवार्य, ठीक है, एक अनिवार्य धार्मिक कर था। यद्यपि ऋग्वैदिक काल में यह एक स्वैच्छिक था, लेकिन मौर्य प्रशासन तक आते आते यह एक अनिवार्य भू राजस्व या फिर कर का रूप में ले चुका था। तो यहाँ पे अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है, ये आपका स्वैच्छिक नहीं था, अनिवार्य था। तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल गलत। तीसरा है कि मौर्य काल में व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण पण्याध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि वाणिज्य और व्यापार का अध्यक्ष होता था, और इसका कार्य वस्तुओं की आपूर्ति, मांग, मूल्य नियंत्रण और व्यापारिक लाभ की निगरानी करना था। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा। 1 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि मौर्य काल में नगर प्रशासन के लिए कितनी समितियां थी। नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां बनाई गई थी, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राजस्व विभाग का प्रधान था। राजस्व विभाग का प्रधान समाहर्ता, ऑप्शन ए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो कलिंग पर विजय इन्होंने प्राप्त किया था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ऑप्शन बी। मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है कि साम्राज्य को 4 मुख्य प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनकी राजधानियां तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरि थी। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि मौर्य प्रशासन को प्रशासनिक सुविधा के लिए मुख्य प्रांतों यानी चक्र में विभाजित किया गया था। अशोक के समय 5 मुख्य प्रांत थे। उत्तरापंथ जो कि तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरि, और प्राची जो प्रांत था वो मध्य प्रदेश में पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मध्य प्रदेश नहीं, मैंने मध्य प्रदेश यहाँ पे कहा, माफी चाहूंगा। प्राची या फिर मध्य देश के रूप में मध्य देश, वो आपका पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। थोड़ा सा मिस्टेक था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रांतों का शासन आमतौर पर शाही परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता था। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड आता है कि राजुक जिले के प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते थे। जिला प्रशासन में राजुक सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे। अशोक के तीसरे स्तंभ लेख के अनुसार उन्हें आधुनिक किला कलेक्टरों की तरह न्यायिक और राजस्व दोनों प्रकार की शक्तियां दी गई थी, ताकि वे जनता का कल्याण कर सके। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो हम जानते हैं कि सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया, ऑप्शन सी। मौर्य काल में विष्टि से क्या तात्पर्य था। मौर्य काल में विष्टि से बिगाड़ या फिर जबरन श्रम को कहा जाता था, तो ऑप्शन बी होगा। अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा क्यों प्रसिद्ध है। शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा की बात करें तो वे खरोष्टी लिपि हैं, ठीक है, वे खरोष्टी लिपि, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अशोक के स्तंभ लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि ये स्तंभ एकासम पत्थरों से बने थे। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करेक्ट है। मौर्यकालीन स्तंभ एकासम पत्थरों से बने थे, यानी इन्हें एक ही बड़े पत्थर को तराश करके बनाया गया था। ये मुख्य रूप से चुनार यानी उत्तर प्रदेश के बलुआ पत्थरों से निर्मित थे और इन पर एक विशेष प्रकार की चमक दी गई थी, पॉलिशिंग की गई थी। राइट।
सेकंड आता है कि दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। ये पॉइंट भी करेक्ट है, क्योंकि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के दो स्तंभों उत्तर प्रदेश यानी मेरठ उत्तर प्रदेश और टोपरा हरियाणा को उनके मूल स्थानों से हटा करके दिल्ली में स्थापित कराया। तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड आता है कि स्तंभ लेख 6 में धम्म की परिभाषा की गई है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि धम्म की परिभाषा दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दी गई है, जिसमें अशोक पूछता है कि किम चू धम्म है, यानी धम्म क्या है, और फिर स्वयं उत्तर देता है कि अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान और सत्यवादिता और शुद्धि ही धम्म है। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीसरा जो कि वो गलत होगा। तो हम यहाँ पे अगर फर्स्ट और असत्य देखें तो असत्य केवल 3 होगा, ऑप्शन सी। देखिए, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप पीडीएफ में देख लेना, सब कुछ आपको पीडीएफ में अच्छे से मिलेगा। और चाहो तो आप पीडीएफ को प्रिंट आउट भी करा करके आराम से आप प्रिंट आउट करा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त धम्म महामात्र का उल्लेख किस शिलालेख में पहली बार जो कि देखने को मिलता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं 5वें अभिलेख में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में कराया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था, तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे 31 का आंसर क्या होगा। मौर्य काल में प्रतिष्ठा क्या था या फिर कौन था? प्रतिष्ठा की बात करें तो ये मंडल का आयुक्त होते थे। ठीक है, मंडल का आयुक्त को प्रतिष्ठा कहा जाता था। नेक्स्ट है कि अशोक के लघु शिलालेखों के संदर्भ में विचार करें। पहला पॉइंट, मॉस्की शिलालेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अशोक ही मिलता है। भाब्रू शिलालेख में अशोक के बौद्ध धर्म में विश्वास की पुष्टि जो कि बताई गई है। ये ध्यान रखिएगा, भाब्रू जो है बैराट राजस्थान शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अशोक स्पष्ट रूप से बौद्ध त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। यह उसके बौद्ध धर्मावलंबी होने का सबसे सशक्त प्रमाण भी बताता है, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि सारनाथ शिलालेख केवल उत्तर भारत में पाया गया है, तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि सारनाथ शिलालेख यानी लघु स्तंभ लेख उत्तर भारत उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन यहाँ प्रश्न में केवल शब्द जो है यह प्रयोग इसे सीमित करता है। और ध्यान रखिएगा कि अशोक के शिलालेख और स्तंभ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप जैसे कि उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक फैले थे। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा गलत होगा, असत्य के रूप में केवल 3 को टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक का कौन सा शिलालेख सभी पंथों के बीच सही सूरता की अपील करता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12वां शिलालेख। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि विदेशी आक्रमण, अशोक की अहिंसक नीति और कमजोर उत्तराधिकारी, ये सभी माने जा सकते हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है जैसे कि उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापंथ की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैन और प्राची क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं ये गलत है, क्योंकि प्राची जो प्रांत था वो आपका पाटलिपुत्र होना चाहिए था, ना कि वाराणसी। तो डी को टिक करेंगे जो कि गलत था। कलिंग युद्ध और उसके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट पे नजर डालते हैं, कह रहा है कि यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में लड़ा गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। कलिंग युद्ध तो 261 में ही हुआ था, 261 ईसा पूर्व में, और ये 8वें वर्ष हुआ था, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष और धम्म घोष में बदल दिया, भेरी घोष को धम्म घोष में बदल दिया था, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे समझना होगा कि युद्ध की विभीषिका को देख करके अशोक ने सैन्य विजय नीति को त्याग दिया, उसने भेरी घोष का मतलब कि युद्ध में नगाड़े की घोषणा के स्थान पर धम्म घोष, धम्म या फिर नैतिकता के विजय की घोषणा को अपनाया, और उसका लक्ष्य शास्त्रों के नहीं बल्कि प्रेम और सदाचार से जीतने का बता। तो यहाँ सेकंड पॉइंट करेक्ट है। थर्ड आता है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य का 5वां प्रांत बनाया, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। ये गलत होगा, क्योंकि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य का 5वां प्रांत तो बनाया था, लेकिन इसकी राजधानी तोसली थी, ना कि उज्जैन। तो ये पॉइंट गलत है। उज्जैन अवंती प्रांत की राजधानी पहले से थी। तो यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट गलत कहेंगे और सत्य के रूप में 1 और 2 को देखेंगे, ऑप्शन ए। अशोक का कंधार अभिलेख किन 2 लिपियों में लिखा गया? अशोक का
जो कंधार अभिलेख है वो कह सकते हैं ग्रीक और अरमाइक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में बलि क्या था, तो बलि हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये क्या था, तो इसका भी करेक्ट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन चुने। तो पहला पॉइंट है कि अशोक ने लुम्बिनी में कर की दर 1/6 से हटा करके मतलब घटाकर 1/8 कर दिया था। तो ध्यान रखेंगे ये पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी की यात्रा की थी, और इसका उल्लेख हम जानते हैं रुम्निदेय स्तंभ लेख में मिलता है। वहां उसने जो कि उस क्षेत्र को धार्मिक कर यानी बलि से मुक्त कर दिया और भू राजस्व भाग को 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। पहला पॉइंट करेक्ट। सेकंड आता है कि मौर्य प्रशासन में मंत्री परिषद के सदस्यों को 48,000 पर्ण वेतन मिलता था, तो ये भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है कि अशोक के शिलालेख में बौद्ध शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, ये गलत है क्योंकि अशोक के भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्पष्ट रूप से स्वयं को बौद्ध या फिर बुद्ध शाक्य कहा है, और बौद्ध त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त लघु शिलालेखों में भी बुद्ध के प्रति उसकी श्रद्धा जो कि देखने को मिलता है उसका उल्लेख किया गया है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। चौथा है कि मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पढ़ थी, तो ये तो करेक्ट है ही। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पढ़ जो कि चांदी का सिक्का होता था, और सिक्कों का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट करेक्ट है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि गलत होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आज हमने मौर्य साम्राज्य से इतने सारे क्वेश्चन देखे। इससे पहले मौर्य साम्राज्य से बहुत सारी चीजें हमारे एप्लीकेशन पर और साथ ही साथ हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो टॉपिक आप सर्च करके भी देख सकते हो। नोट्स के लिए आप एप्लीकेशन पर जा सकते हो, और पीडीएफ के लिए भी आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।